जैसे लोग कूड़े को झाड़ देते हैं, लोग दुनिया को उजाड़ देते हैं। अच्छी खासे मेरे वतन की फजा चार पत्थर बिगाड़ देते हैं। चीर देते हैं दिल को लोग ऐसे जैसे कागज को फाड़ देते हैं। कत्ल करते हैं करने वाले और लाश आंगन में गाड़ देते हैं। कमोबेश आज हमारे देश में यही स्थिति हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आज शुरुआत करूंगा। नेहरू म्यूजियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया। मुझे नाम बदलने से कोई परहेज नहीं, लेकिन उन लोगों के नाम बदले जाते हैं जिन्होंने बनाया है। उन लोगों के नाम बिगाड़े जाते हैं जिन्होंने सब कुछ गढ़ा है। तो जब नाम बिगाड़े जा रहे हो, गढ़ा जा रहा हो, तो इसका मतलब है उनसे कितनी नफरत है, और यह नफरत हमें दिखाई देती है। ये नफरत की दुनिया है जो लाशों को जिस तरीके से मार के फेंक रही है, आंगन में गाड़ रही है, वही हमें दिखाई दे रहा है। आप नया बनाइए, नाम रखिए, किसी को परहेज नहीं, लेकिन आप दूसरे के बनाए को तोड़ करके अपना नाम बताएंगे, अपना बनाएंगे, यह तो गलत है। बहरहाल, हुक्मरान को सही लग रहा है तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। आज एक और चीज, अमेरिका का सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार ने बड़े आदर के साथ में बुलाया कि आइए आप हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के, आजादी के पर्व को, महोत्सव में शामिल होइए, इसे देखिए। वो आए, सरकारी अतिथि की तरह से सब कुछ देखा, उन्होंने घूम रहे हैं। उन्होंने सरकार से एक आग्रह किया है, कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया है कि हमें राहुल गांधी जी से नियतांत मुलाकात करनी है, निजी मुलाकात करनी है। उनके साथ में हमें भारत की दशा, दिशा और राजनीति पर चर्चा करनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी पर चर्चा करनी है, विश्व पर चर्चा करनी है। यह स्थिति है। और वही प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से वो चर्चा करने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है इनसे क्या चर्चा की। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें आजादी के पर्व के मौके पर, जब 1947 में हमें आजादी मिली थी, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वो सनद है, और वह भाषण प्रधानमंत्री का भाषण था। और उस प्रधानमंत्री के भाषण को डेस्टिनी ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता है। उसे आप उसके चंद लाइनें सुन लीजिए, जो भाषण उन्होंने दिया वो सुनिए। कई सालों पहले हमने नियत के साथ एक वायदा किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह न सही, पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के घंटे बजेंगे, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में बिरला ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश के लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त हो जाती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए, तथा उस सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं, और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः यह हमारे लिए संभव न हो,
और जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों, श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें, हम निर्धनता मिटा सकें, एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें, हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्ण और न्याय सुनिश्चित कर सकें। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश महान नहीं हो सकता जिसके लोगों की सोच में और कर्म में संकीर्णता हो। हम दुनिया के देशों और लोगों की शुभकामनाएं देते हैं और हम उनके साथ सहयोग करने, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। भारत की प्राचीन, शाश्वत और हमेशा नई स्फूर्ति देने वाली अपनी अत्यंत प्रिय मातृभूमि को हम श्रद्धा से नमन करते हैं और नए सिरे से इसकी सेवा का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं जब देश आजाद हुआ। और आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं के आजाद किए हुए, बनाए हुए राष्ट्र में उनका नाम मिटाया जा रहा है। और जब उनका नाम मिटाया जा रहा हो तब सवाल उठता है कि आखिर आप कौन सा देश बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। आप सब लोगों ने तमाम किंवदंतियां सुनी होंगी, तमाम कहानियां सुनी होंगी कि पंडित जी इतनी रईसी में रहते थे कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे और न जाने क्या क्या। लेकिन यह सत्यता से इतनी बड़ा दूर है, इतना झूठा है, यह फैलाया गया झूठ है। क्योंकि जब यह कहा जाता है कि पेरिस कपड़े धुलने जाते थे तब हिंदुस्तान से पेरिस के लिए कोई फ्लाइट नहीं जाती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, निश्चित रूप से पंडित नेहरू देश के इतने बड़े, सबसे बड़े कहेंगे, वकील के, बैरिस्टर के बेटे थे, जिसकी उस जमाने में जब कलेक्टर की जो सैलरी होती थी वो 400 रुपया होती थी, तब वो 10,000 रुपए एक पेशी में अपीयरेंस के लिए लेते थे। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुकदमे हो, तमाम सारे क्रांतिकारियों के मुकदमे हो, वो मुकदमे वो फ्री लड़ते थे। गरीबों के मुकदमे वो फ्री लड़ते थे। ये थे मोतीलाल नेहरू जी और उस परिवार के थे वंशज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बात करूं उसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा। आप सभी ने सुना होगा कि किस तरीके से उनको लांछित करने के लिए तमाम कहानियां गढ़ी गई। मुझे नहीं समझ में आता। निश्चित रूप से वो इतने रईस थे कि जब वो पढ़ते थे ब्रिटेन में, उस समय उनको रईसी के साथ रहने के लिए उनके पिताजी प्रेरित करते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कमी नहीं थी। सब कुछ था जो आदमी आज ईश्वर से मांगता है, सम्मान, पैसा और जो भी कुछ। सबके बावजूद उन्हें कहा जाता है। लेकिन उस शख्स ने जिसके पास सब कुछ था, जब पढ़ के आया और पढ़ के आने के बाद में इलाहाबाद बार एसोसिएशन का चेयरमैन बना और उसके बाद इलाहाबाद नगर काउंसिल का वो चेयरमैन बना, वो ऐसे जी सकता था। उसको जरूरत नहीं थी किसी संघर्ष की, सत्ता की, क्योंकि सत्ता तो उसके चरणों में थी। वो जिस इलाहाबाद में रहता था उस इलाहाबाद का चेयरमैन था, सबसे बड़ी पोस्ट थी। वो जहां पढ़ा था राजसी अंदाज में पढ़ा था, रहता था राजसी अंदाज में रहता था, लेकिन उसने फैसला किया हम यह सब कुछ त्याग करके इस देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए करेंगे। और उसने ये कुर्बानी क्यों दी, यह भी समझने की जरूरत है। और आज राहुल गांधी क्यों दे रहे हैं, वह भी इससे जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि
पंडित गंगाधर नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू जी के पिता थे, वो दिल्ली के शहर कोतवाल हुआ करते थे 1857 में। और जब वो दिल्ली के शहर कोतवाल होते थे, आज दिल्ली का जो लुटियंस जोन बना हुआ है, जिसको लेके आज के हमारे लोग, जहां बड़े बड़े बंगले, इवन प्रधानमंत्री हो या संसद भवन हो या कुछ भी हो, आज बना हुआ है, वो पंडित गंगाधर नेहरू की अपनी संपत्ति थी, उनकी राजसी थी, क्योंकि शहर कोतवाल साहब को वो रियासत का हिस्सा मिला था खेती के लिए। और जब लड़ाई हुई, देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम की बात आई, और 1857 के युद्ध में, देश की आजादी की पहली जंग में सबसे पहली शहादत पंडित गंगाधर नेहरू ने दी। गंगाधर नेहरू उसी युद्ध में घायल हुए गंभीर रूप से, उनका घर जला दिया गया और उनका निधन हो गया। गंगाधर नेहरू के जो साले थे, 2 साले थे, एक आगरा में रहते थे, कानपुर में रहते थे। मोतीलाल जी अपनी मां के पेट में थे 3 महीने के, और उसके बाद में वो अपनी मामा के घर में आए, वहां उनका जन्म हुआ आगरा में। उनके बड़े भाई को जयपुर के राजा ने अपने यहां सचिव की नौकरी दी, और वहां से नौकरी करके उन्होंने अपने भाई को पढ़ने और लिखने और सब कुछ लालन पालन किया। और उसके बाद में आप सब जानते हैं, मोतीलाल नेहरू जी ने अथाह पैसा कमाया, लेकिन उसमें एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दिया। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसमें देते थे, मदद करते थे। उसके बाद में जब पंडित नेहरू आए, उनका संघर्ष आपने देखा, और जब वो पहली बार जब स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने चलाया और उन्होंने अपने कपड़े जलाए, जो विदेशी कपड़े वो पहनते थे, महंगे कपड़े पहनते थे, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी विदेशी कपड़े नहीं पहने। आप समझिए, जब सेवा दल बना तो वो उसके अध्यक्ष बने, और क्या क्या योगदान दिया वो पंडित नेहरू थे। 9 साल से अधिक उन्होंने जेल में काटे और सजा भोगी, माफी नहीं मांगी, माफी वीर नहीं थे वो। उन्होंने सजा काटी, जमानत नहीं ली, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी छोटी थी, 14 साल की उम्र में पहली बार जेल गई, और उसके बाद में जाने कितने बार गई। जब शादी हुई फिरोज गांधी जी से, और फिरोज गांधी के लिए भी झूठ फैलाते हैं कि उन्हें गांधी जी ने गांधी नाम दिया था। गांधी जी ने नहीं दिया था, वो जन्म से गांधी थे। उनके जन्म प्रमाण पत्र में जो उनका जन्म हुआ था पारसी हॉस्पिटल में मुंबई में, उस अस्पताल के उसमें गांधी शब्द है। और वो गांधी शब्द वही नहीं है, वो गांधी शब्द गुजरात में भी है, जिस गांव के वो रहने वाले थे, और पर्शियन ब्राह्मण थे वो। तो आप ये समझ सकते हैं, तो झूठ फैलाने को कुछ भी फैलाते हैं। तो चलिए, उनसे विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में पति एक जेल में बंद होता है और पत्नी इंदिरा गांधी नैनी जेल में बंद होती हैं। यह होता है, यहां हम हनीमून मनाने जाते हैं, वह परिवार है। तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं लाल किले से कि परिवारवाद, उस परिवारवाद को देखिए। तो मोतीलाल नेहरू जी ने लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान बुरी तरह से प्रताड़ित होने और सबके कारण इस देश के आंदोलन के लिए वो अंत में लखनऊ में मरे। उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय नैनी जेल में बंद थे, मतलब बाप लखनऊ जेल में, बेटा नैनी जेल में, बेटी कहीं और। यह स्थिति थी, यह योगदान था। उसके बाद में आपने देखा जो उन्होंने देश के लिए किया, मैं उसे गिनाऊंगा नहीं क्योंकि बड़ा लंबा है, गिना नहीं सकते, समय की सीमा है। इसके बाद जो उन्होंने बना के देश को तैयार किया वो आपके सामने है आज, जिसके बूते हम आप भी बात कर पा रहे हैं, उनके परिवार की देन। श्रीमती गांधी ने जो किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चीन को हरा करके सिक्किम छीन के भारत में मिला लिया और विश्व का भूगोल बदल दिया, वो उनकी बेटी थी। और उन्होंने भी इस देश की शांति के लिए शहादत दी, सरकार बनाने के लिए नहीं,
वो चाहती पंजाब में सरकार बनाती तुष्टीकरण करके, वो करने की बजाय उन्होंने शहादत देना स्वीकार किया। राजीव गांधी ने शहादत देना स्वीकार किया, उन्होंने तमिलनाडु की राज्य सत्ता स्वीकारना नहीं मंजूर किया, उन्होंने उसके लिए किया और शहादत दी। और ये शहादतों का दौर यही नहीं है, उस परिवार से 11 लोगों ने शहादतें दी हैं, उनके बहनोई ने, उनके चाचा ने, उनके ताऊ ने, और जाने कितने लोग। आप ये समझिए 11 लोगों की शहादत वाला वो परिवारवाद, वो परिवार है राहुल गांधी। तो क्या आपको ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो इस देश को सिर्फ देता है? और जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो अपनी सारी संपत्ति इस देश को डोनेट कर दी, जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी, 1 रुपए नहीं रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने 1 रुपए जो है विरासत में नहीं दिया। हाँ, पंडित नेहरू की जो किताबों की रॉयल्टी थी वो होती थी। और आपको बताएं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री की सैलरी 3,000 रुपए होती थी और पंडित नेहरू ने उसे घटा के 2,000 रुपए कर दी। और वो 2,000 रुपए भी खुद नहीं लेते थे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के खर्च पर होते थे, वहां के लोगों पे खर्च होते थे। जो उन्हें किताबों की रॉयल्टी मिलती थी वो 3 हिस्से में बांटते थे। एक हिस्सा श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता था, एक हिस्सा जो है सेवा के कार्यों के लिए जाता था, और एक हिस्सा अपने जो कर्मचारी थे आनंद भवन के हो या और भी जो हो, उन सब के वेलफेयर फंड के लिए जाता था। ये पंडित नेहरू थे और पंडित नेहरू ने वो सब कुछ दिया इस देश को। जब यह सब कुछ दिया हो उसके बाद आप उन्हें उनके नाम को मिटाना चाहते हैं, जबकि उनकी सुरक्षा पर पंडित नेहरू की भी और जान लीजिए, पूरे महीने में 2,000 रुपए सुरक्षा पे खर्च होते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री के 1 दिन की नहीं, मैं कह रहा हूं 1 घंटे की सुरक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च होता है। 5 लाख रुपए। और ये एसपीजी का खर्च, और इसके बाद में उनके अदर्स खर्च जो है, जिस तरीके से उनके खर्च है वो सब मिला। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में दिया गया जवाब है उसका कि 490 रुपया, और ये 3 साल पहले का है, अब बढ़ करके वो 600 कुछ रुपए हो गया। और इसके अलावा जो उनके अदर्स खर्चे हैं सब मिला के हर घंटे का जो औसत पड़ता है वो पंडित नेहरू का की तुलना में इतना बड़ा है कि कुछ कहना नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का खर्च है वो 10 लाख रुपए प्रति घंटे पड़ रहा है हमें। इस देश को उनके सारे खर्चे मिलाकर के रोज के 1 घंटे का 10 लाख रुपया देना पड़ा। इतना महंगा प्रधानमंत्री। और उसके बाद में जो बोलता है आपने देखा। अब मैं आता हूं, इसीलिए राहुल गांधी की हम बात करते हैं। राहुल गांधी ने इस देश से लिया क्या है? दिया ही। और कितना कुछ दिया है यह मैं आपको विस्तार से फिर बताऊंगा। आज इतना ही कहता हूं कि उन्होंने इतना दिया है, इतना किया है कि पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। और स्थिति यह है कि राहुल गांधी से जिस तरीके से उनकी छवि बढ़ी है, जिस तरीके से उनका आकार बढ़ा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओरा गिरा है, और कल के भाषण में हमने देख लिया, उनकी लड़खड़ाती जुबान भी देख ली हमने, और उनके भाषण में जो फ्रस्ट्रेशन था वो भी देख लिया, मानसिक दिवालियापन भी देख लिया। और इन सब के बाद हम यही कहते हैं कि अमेरिका के सांसद इसीलिए राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं क्योंकि बदलती हुई सत्ता का निजाम किसके हाथ होगा, यह बात उनकी एजेंसियां बहुत अच्छे से जानती हैं और उसी दृष्टिकोण से वो चलती और वही कर रही। तो अब उस निजाम की बारी है। तो अब राहुल गांधी को उगते सूरज को जो सलाम करने की परंपरा है वही स्थिति है। और इसलिए विश्व अब उन्हें उनसे एकांत में मिलना चाहता है। और जब पंडित नेहरू के परिवार को कोसते हुए, गांधी परिवार को कोसते हुए कहते हैं नरेंद्र मोदी परिवारवाद,
तो हाँ, हमें यही परिवारवाद चाहिए, क्योंकि यही परिवारवाद है जो देश के लिए त्याग करता है, देता है, लेता नहीं है। उसने कुछ लिया नहीं है इस देश से। इसके बाद कल मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कुछ और नई चीजें और बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।